गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। बेटा एक बार कंफर्म करिए आप लोगों के एंड पे ऑडियो वीडियो क्लियर है। आप लोगों के एंड पे भी क्लियर है। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो लास्ट टर्म पे हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने स्प्रिंग के केसेस देखे थे, स्प्रिंग से रिलेटेड केसेस जहां पर हम लोग एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर रहे थे, उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे थे। तो एक बात हमने इन जनरल बोली थी, अगर रिस्टोरिंग फोर्स सिर्फ स्प्रिंग प्रोवाइड कर रही है और बाकी जितने भी फोर्सेस है सारे फोर्सेस कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड हमेशा कितना आता है, 2π√m/k। ये हम लोगोने देखा था, कई सारे केसेस भी किए थे, बट हर केस में टाइम पीरियड क्या आ रहा था, 2π√m/k। अब देखो इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है आपके पास, जहां पे हम लोग टू बॉडी ऑसिलेशन की बात करते हैं। मतलब हमने जो केसेस देखे थे वहां पर क्या था, स्प्रिंग का एक एंड हमेशा फिक्स था और एक एंड पे हम लोगों ने एक ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा था। अब मैं किस केस की बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग के दोनों एंड पे हमारे पास दो ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक जो है ना एसएचएम मतलब ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो मोशन एसएचएम है या नहीं, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड, अगर वो एसएचएम है तो हमें उसके लिए टाइम ऑफ पीरियड जो है ना फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, इसमें बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। ये एक्चुअली पार्ट जो है ना आपका नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रो से भी रिलेटेड है। मतलब ये जो भी मैं कहानी अभी बता रहा हूं ना आपको, हम 12th की स्टार्टिंग में फिर से इसे बात करेंगे, इसलिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो सिचुएशन दी हुई है, हमने क्या किया, यहाँ पर दो ब्लॉक लिए। बेटा अभी आप लोग नोट मत करिए, पहले मेरी बात को समझिए। ये दो ब्लॉक्स हैं जिनके बीच की सेपरेशन आपके पास क्या है, ये हमारे पास L0 आपके पास ये सेपरेशन दी है। ठीक, M1 M2 दो ब्लॉक्स हैं, L0 जो है ना इसकी नेचुरल लेंथ दी हुई है। अभी नोट मत करिएगा आप लोग। ऑफ स्प्रिंग मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने इसको कंप्रेस्ड किया, इस स्प्रिंग को कंप्रेस। अब वो इनिशियल स्टेट कुछ भी हो सकती है, हम इनिशियल स्टेट में इसको इलोंगेट भी कर सकते हैं, कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं। लेट से मैंने जो केस लिया वहां पर इनिशियली क्या किया, इसे हमने कंप्रेस्ड किया और हमने इसे कंप्रेस्ड किया। ये M2 ये M1 और इनके बीच की जो सेपरेशन थी वो L0 - X0। ये सेपरेशन की बात करें, मैंने कितना कंप्रेस कर दिया, X0 कंप्रेस कर दिया। ठीक, अब इसके बाद मैंने ये हमारे पास t = 0 है, ये इनिशियल स्टेट है। ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है, ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे। अब बताओ जब यहाँ पर L0 + X0 है, बताओ इस पे क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा, किधर एक्ट करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि कंप्रेस्ड कर दिया। तो जैसे ही इस पे स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा, ये क्या होगा, सबसे पहले देखो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी यहां पर मीन पोजीशन है। ये इसकी मीन पोजीशन है। अब देखो अगर ये इसकी नेचुरल लेंथ है L0, तो मैं कह सकता हूं कि इसके रिस्पेक्ट में एक तरीके से ये इधर कुछ आया होगा डिस्टेंस, और इसकी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये इतना इधर आया होगा। ठीक है ना, जैसे मैंने रिलीज किया, अब बताओ स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में पहुंचेगी, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में पहुंच के इसी तरह इधर भी नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आ गई, तो ये दोनों ब्लॉक बताओ यहां पर आगे इस पोजीशन पे आ गए। बट इस बार जो है ना
ये ब्लॉक रेस्ट पे नहीं होंगे, बल्कि ये इसकी मीन पोजीशन है। बताओ यहाँ पर इनकी स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम स्पीड होगी। बताओ ये फर्दर और इलोंगेट होंगे क्योंकि इनके काइनेटिक एनर्जी है। और फाइनली ये यहां पर कुछ जाके ये M1 की बात करें, ये इधर कुछ M2 जाएगा और यहां पर ये दोबारा से रेस्ट पे आएंगे। अभी मैं मोशन को समझा रहा हूं आपको। इसके बाद फिर से रेस्ट पे आएंगे, बट अभी फोर्स इस पे जीरो नहीं, क्योंकि अब इसमें क्या हो गया होगा? अब इसमें इलोंगेशन हो गया होगा। फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा? अंदर की तरफ लग रहा होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में। बताओ ये दोबारा ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे आएंगे, और जब ये मीन पोजीशन पे आ रहे होंगे, फिर से बताओ यहां पर इनकी स्पीड क्या होगी आपके पास? मैक्सिमम। और इसके बाद अगर मैं फिर से बात करूं, बताओ फिर से ये ब्लॉक कंप्रेस्ड होगा। ये यहां पर ब्लॉक आएगा M1, ये वाला ब्लॉक यहां पर आएगा M2, और ये फिर से मोमेंटरी रेस्ट पे आ जाएगा, ये इस तरीके से। अब यही मोशन बार बार हो रहा होगा। मतलब इनिशियली मैंने यहाँ पे रिलीज किया, जैसे ये अपनी नेचुरल लेंथ पे आए, फिर आगे गए, रेस्ट पे आए, इस तरीके से ये ऑसिलेशन हो रहा होगा। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये SHM होगा, और अगर ये हमने प्रूफ कर दिया ये SHM होगा, तो फिर हम इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। ये सिंपल सा टास्क हमारा है। ठीक। अब देखो जो इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर एक तरीके से अगर M1 को देखा जाए, अगर मैं ये कहूं ये इसका एम्पलीट्यूड A1 है, देखो ये A1 इधर गया, और अगर इधर मैं बात करूं, बताओ ये इधर कितना जा रहा है? इधर ये भी तो A1 जा रहा है। मतलब एक तरीके से M1 जो है ना, बताओ ये इसकी नेचुरल स्प्रिंग की लेंथ है आपके पास। बताओ इसके अबाउट जो ऑसिलेशन हो रहा है, बताओ ये A1 के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैं इधर यहां पर बात करूं, ये अगर मैं एम्पलीट्यूड इसकी बात करूं मीन पोजीशन से, ये अगर A2 है, तो इधर ये ब्लॉक गया है, ये भी आपके कितना गया इधर? ये A2 गया। बताओ एक तरीके से ये ब्लॉक किससे ऑसिलेट कर रहा है? ये A2 के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर M1 जो है ना वो A1 से है एम्पलीट्यूड, और M2 है यहाँ पर A2। अब एक क्वेश्चन मेरा ये भी यहाँ पर पूछा आता है कि A1 A2 क्या होंगे? अभी SHM बात कर, बताओ क्या हम A1 A2 बता सकते, फाइंड आउट कर सकते कि हम A1 A2 कैसे करेंगे? हाँ बताइए। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, तुम्हारे पास इनिशियली स्प्रिंग अगर ये है नेचुरल लेंथ पे, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ कहीं होगा? अब बताओ जब ब्लॉक को हमने इस पोजीशन पे रखा है, बताओ इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी लग रहा है वो बताओ स्प्रिंग फोर्स है। और स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। अगर स्प्रिंग इंटरनल फोर्स है, बताओ तो क्या होगा? हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास अगर यहां पर है, तो थ्रू आउट द मोशन, बताओ सेंटर ऑफ मास आपको हर जगह पे यहीं पर मिलेगा। और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो हर जगह बताओ COM बताओ क्या होगा? वो रेस्ट पे ही होगा। हर पॉइंट पे COM जो है ना वो रेस्ट पे ही रहेगा अपनी जगह। मतलब मोशन भले भी हो रहा हो, बट COM कहीं नहीं जाएगा। इसका रीजन ये कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स आपका जीरो है, क्योंकि सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, और वो एक इंटरनल फोर्स है आपके पास, क्योंकि वो इस पे भी लगेगा, वो इस पे भी लगेगा, तो इंटरनली वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो COM अगर ये आपके पास है, अब मैं इनिशियली मान लेता हूं कि लेट से ये आपके पास ये डिस्टेंस R1 है, ध्यान देना, और ये डिस्टेंस R2 है। अगर ये R1 और R2 है, बताओ कंडीशन फॉर COM क्या होती है? कंडीशन फॉर सेंटर ऑफ मास। अब बेटा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको बताया कि M1 R1 किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू M2 R2 के बराबर। अब बताओ अगर यहां पर हम कह रहे हैं ये एम्पलीट्यूड A1 है, तो ये डिस्टेंस इसके बीच की कितनी हो गई? बताओ क्या R1 माइनस A1 हो गई? हाँ या ना? ठीक। इसी तरह अगर मैं यहां पर बात करूं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? R2 माइनस A2। क्लियर सभी को? अब भी बताओ सेंटर ऑफ मास यही है, तो फिर से M1 R1 इक्वल टू M2 R2 लगा दे। तो क्या लिखना चाहिए मुझे? सेकेंड इक्वेशन M1 R1 माइनस A1 इज इक्वल टू M2 R2 माइनस का A2। अब बताओ अगर इसको ओपन करें, अगर मैं इस रिजल्ट
तो बताओ ये M1R1 माइनस M1A1 इज इक्वल टू M2R2 माइनस M2A2। बताओ यहां से क्लियरली ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये पहले से ही हमारे पास, हमने इसे एज्यूम किया है। तो मेरे पास इक्वेशन आई M1A1 इज इक्वल टू M2A2। बताओ एक इक्वेशन ये आ गई। अच्छा मुझे बताओ A1 प्लस A2 कितना होगा। अब बताओ हमने इसे कितना कंप्रेस्ड किया है, L0 माइनस X0। तो बताओ A1 प्लस A2 की वैल्यू कितनी हो गई। बताओ क्या A1 प्लस A2 की वैल्यू पक्का X0 है। अरे क्लियर है ना भाई, ये वैल्यू X0 है। अब बताओ ये एक इक्वेशन ये आपके पास थी, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। मैं डायरेक्टली सोल्यूशन लिख दे रहा हूं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व। तो A1 की वैल्यू आएगी M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू X0, और A2 की वैल्यू आ जाएगी दिस इज M1 अपॉन M1। डायरेक्टली से याद रखने का मेथड भी मैंने आपको समझाया। क्या होता है यहां पर A1 के साथ M1 आया तो यहां पर M1 नहीं आएगा, M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू X0। A2 के साथ M2 आया तो यहाँ पर M1 आएगा, M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू X0। ये मेरे पास दो इक्वेशन, और इन दो इक्वेशन से हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लिया। अभी ये मोशन कैसा होगा मुझे नहीं पता, बट मैं ये कह सकता हूं यहाँ पर M1 ब्लॉक जो है ना, एक एम्पलीट्यूड A1 से ऑसिलेट कर रहा होगा। अभी ये SHM है ये नहीं मुझे पता, ये मोशन आपका पीरियोडिक जरूर है, ऑसिलेटरी भी है, तो उसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मुझे पता चल गया A1 और A2 की वैल्यू। पहले तो इतनी बात सभी को क्लियर, पहले इतना नोट करो सभी लोग। इनिशियल स्टेट बेटा हमारी वो स्टेट है जहां पर हमने स्प्रिंग को X0 कंप्रेस्ड करके रिलीज कर दिया, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। पहले ये सिस्टम ऐसे रखा हुआ था, हमने बस इसको क्या किया, कंप्रेस्ड किया X0 से, इसका रिलीज कर दिया, तो ये ऑसिलेशन है एक तरीके से इसका। हमेशा ध्यान रखो जब भी ब्लॉक रेस्ट पे होगा, अगर ये कोई पूछता है ये कौन सी स्टेट है, तो आप बोलोगे ये एक्सट्रीम पोजीशन है। क्यों एक्सट्रीम पोजीशन है, क्योंकि ब्लॉक यहां पर रेस्ट पे है। यहां पर क्लियरली हमें समझ में आ रहा है ये कौन सी पोजीशन है इसकी, मीन पोजीशन है, क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में। इसकी बात करें फिर से देखो रेस्ट पे आ गया, मतलब ये इसकी कौन सी पोजीशन हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। और फिर से ये बताओ ये क्या हो गई, इसकी मीन पोजीशन।
बाकी जिन लोगों ने बेटा नोट कर लिया वो लोग ट्राई करो कि कैसे हम इसे प्रूव करें एसएचएम, उसके लिए ट्राई करिए सभी लोग। निकाल तो लिया बेटा, A1 A2 की वैल्यू कैलकुलेट होकर। जितना आपने बेटा स्प्रिंग में पढ़ा है ना, उससे आप इसे डिराइव कर लोगे कि एसएचएम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है। तो बेटा अब मैं ये डायग्राम हटा रहा हूं, अगर आपने नहीं नोट किया तो क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब बाकी डायग्राम अब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि एम्पलीट्यूड वाली कहानी तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन इसका टाइम पीरियड है। क्या फर्क पड़ता है, कहीं पे कंडीशन ही नहीं है एम्बिने। ओके अब बेटा ध्यान दीजिए सब लोग, अब नोट करना बंद करो, मैं मदद करता हूँ आपको। देखो जब भी टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड के लिए सब लोग ध्यान दीजिए बेटा, हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा इस केस में कि जनरल स्टेट की बात करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखो मैंने किसी जनरल की केस की बात की, मैंने कहा यहां पर M1 है और यहां पर M2 है। एक जनरल पोजीशन है आपका, और मैंने कहा ये इस मीन पोजीशन से इधर बताओ कितना गया है, ये इधर x1 गया है, और ये इस मीन पोजीशन से कितना गया x2। ये कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं, हम जनरल टाइम t इज इक्वल टू टी की बात कर रहे हैं। t इज इक्वल टू, अब बताओ यहां पर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L0 है, बताओ स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हो गया, टोटल इलोंगेशन x1 प्लस x2। ठीक, अब बताओ इस केस में तो इस M1 पे कितना फोर्स एक्ट करेगा। हमेशा ध्यान हो, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो नेट इलोंगेशन, नेट चेंज इन लेंथ के रिस्पेक्ट में होता है। तो अगर स्प्रिंग का के जो है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट है, के यहां पर अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर आपका जो एफ लग रहा होगा, एफ बताओ क्या होगा, के इंटू x1 प्लस x2। और इस तरह इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, सेम फोर्स लग रहा होगा, एफ इज इक्वल टू के। इसीलिए तो मैंने कहा कि यहाँ पे देखो ये इंटरनल फोर्स है, अगर ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो इंटरनल फोर्स कैंसिल आउट हो रहा था। इसीलिए तो हमने कहा था सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। ये इस पे फोर्स एक्ट करे। अब देखो अगर मैं M1 की बात करूं, M1 की FBD बनाता हूं, तो M1 पे बताओ, अच्छा इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो इसका एक्सिलरेशन बताओ क्या होगा,
ये इधर अंदर की तरफ a1 होगा और इसका एक्सेलरेशन बताओ, ये आपका a2 हुआ। ठीक, अब ध्यान से देखो, m1 की बात करें, बताओ k इंटू x1 प्लस x2, बताओ ये क्या करेगा, m1 के मास को a1 प्रोवाइड करेगा। मैं अगर इसे m1 से डिवाइड करूं तो k बाय m1 इंटू x1 प्लस x2, बताओ a1 क्या हुआ। a1 की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, बताओ ये एक्सेलरेशन यही डिस्टेंस x1 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसकी मीन पोजीशन अगर ये है तो बताओ ये x1 इधर आया है। तो आपको सभी को पता है, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक, और इसको अगर x के टर्म में लिखे तो d2x बाई dt स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन। कुछ याद आ रहा है? अब बताओ यहां पर x1 की डायरेक्शन इधर है और इस पे लगने वाले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस a1 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का d2x1 बाय dt स्क्वायर। पहले तो मेरी बात से सहमत, कोई समस्या नहीं। सिमिलरली अगर मैं m2 की बात करूं तो m2 पे क्या फोर्स लग रहा है, k इंटू x1 प्लस x2, बताओ ये क्या कर रहा होगा, m2 को a2 प्रोवाइड कर रहा होगा। बताओ फिर से यहाँ पर k बाय m2 इंटू x1 प्लस x2, बताओ ये क्या कर रहा होगा, इज इक्वल टू a2 की वैल्यू बताओ। सिमिलरली ये बताओ क्या हुआ, dx2, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, क्या लिख सकता हूं, माइनस का d2x2 बाय dt स्क्वायर। बताओ ये एक फर्स्ट इक्वेशन आई, ये एक सेकेंड इक्वेशन आई। मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं। अगर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 की बात करूं, ध्यान से देखना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज k बाय m1 प्लस k बाय m2, ये कॉमन हो जाएगा, इधर x1 प्लस x2, और ये किसके बराबर आएगा, माइनस का d2x1 बाय dt स्क्वायर माइनस d2x2 बाय dt स्क्वायर। पक्का ना? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से k भी कॉमन आ जाएगा, 1/m1 प्लस 1/m2 इंटू x1 प्लस x2। बताओ यहां पर भी कॉमन ले लेते हैं, इसको इधर ले आते, प्लस का d2 बाय dt स्क्वायर, बताओ ये कॉमन हो जाएगा x1 प्लस x2। देख लो यार सभी लोग, अरे यार कंबाइन कर दिया, ये इसको था, ये कॉमन x1 प्लस x2, और इसको मैं इधर ले आया तो बताओ ये प्लस साइन हुआ। अब जो ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी सी इक्वेशन नहीं आपको लग रही, इस इक्वेशन को देखो जरा ध्यान से, d2 बाय dt स्क्वायर x1 प्लस x2 प्लस का k इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 इंटू x1 प्लस x2। अरे x1 प्लस x2 को कुछ x लिख सकते, बताओ ये वही तो इक्वेशन हो गई एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद आई? बताओ एक तरीके से यहाँ पर x1 प्लस x2 वो x है आपके पास, तो बताओ इससे डायरेक्टली कंपेयर करोगे, बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 1/m1 प्लस 1/m2। बताओ ओमेगा की बात करें, k इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, और इसका अंडर रूट, ये आपके पास। और एक बार ओमेगा निकल आया तो टाइम पीरियड बेटा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 इंटू m2 अपॉन k टाइम्स। बेटा ये बिल्कुल स्टैंडर्ड आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जितने लोग क्लास में है ना, आप लोग देखो आपकी लेक्चर शीट में प्रॉपर ये सब डायग्राम बना के दिए, आप लोग उसी में नोट किया करो ना। अब जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो लोग तो नोट कर रहे हैं पूरा, आप लोग क्यों पूरा नोट करते हो? आपके पास हार्ड कॉपी देखो, पेज नंबर 7 पे देखिए,
मैंने प्रॉपर सब डायग्राम बना के आपको दिए हुए। मिला आपको टू बॉडी ऑसिलेशन करके? अरे बेटा तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास एडिशन में तो तुम्हारे पास है ना, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ना। तुम्हें लिखा है dx बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ x1 प्लस x2 है, तो उसे dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी नहीं लिख पाते हो? अरे डिफरेंशिएशन में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है ना, तो वही कम्यूटेटिव लॉ ही तो लगाया है यहाँ पर। अरे तो आपका सी है ही नहीं, तो जीरो क्यों हो जाता? अरे क्यों, अगर तुमने तीन को ऐड कर दो x1 प्लस x2 प्लस सी, और तुम तो सी को लिखो चाहे ना लिखो तो जीरो ही हो जाएगा ना फंक्शन, उसका डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा ना। ये जो बेटा मैंने लिखा हुआ है एक बार समझना, ये आपका डिफरेंशिएशन का कम्यूटेटिव लॉ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डी बाई डी टी ऑफ x1 प्लस x2 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो डी x1 बाई डी टी प्लस का डी x2, बस वही हमने सेकेंड डेरिवेटिव के साथ किया हुआ। हाँ बेटा, ये टाइम पीरियड दोनों के लिए है, दोनों के, हम सिस्टम के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। जब एक ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो दूसरा ब्लॉक भी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, जब एक ब्लॉक रेस्ट पे आएगा तो दूसरा ब्लॉक भी रेस्ट पे आएगा। तो ये टाइम पीरियड पूरे सिस्टम का है। ये पूरा एक बेटा, एक सेकंड मैं तो नोट करना बंद करिए बेटा, समझिए इस बात को थोड़ा सा, कई सारी क्वेरीज आ रही है इसमें। अब मैं इस केस की बात करूं, ये सिस्टम एसएचएम परफॉर्म करा, पूरा सिस्टम एसएचएम परफॉर्म करा, मतलब दोनों ब्लॉक्स बेटा नोट करना बंद करो, दोनों ब्लॉक जब रेस्ट पे थे, इसके दोनों ब्लॉक एक साथ दोबारा रेस्ट पे आएंगे, फिर जब दोनों रेस्ट पे आएंगे एक साथ होगा, तो सिस्टम का टाइम पीरियड टी है, मतलब M1 का भी टाइम पीरियड टी है और M2 का भी टाइम पीरियड। बस डिफरेंस ये है यहाँ पर कि दोनों जो ब्लॉक्स है ना, उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, क्योंकि मासेस अलग अलग है, तो एम्पलीट्यूड दोनों का अलग हुआ, क्योंकि M1 की मीन पोजीशन अलग है, M2 की मीन पोजीशन अलग है। तुम सिर्फ M1 को देखोगे तो M1 इस तरीके से ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो जो हमने टी कैलकुलेट किया। M2 को देखोगे ये अपना अलग एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका भी टाइम पीरियड टी वही होगा, बस डिफरेंस किसमें है, दोनों के एम्पलीट्यूड में डिफरेंस। श्योर है मेरी बात से सहमत? अभी मैं आपको इसमें ट्रिक भी बताता हूँ कैसे डायरेक्टली हमें याद रखना है, बट हमें मेथड भी पता होना चाहिए
कि हम कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब बेटा मैं इधर हटा रहा हूं, नोट कर लिया होगा सभी। अगर मासेस इक्वल होंगे तो टाइम, आपका एम्पलीट्यूड भी दोनों ब्लॉक का सेम हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो बेटा सभी लोग मेरी तरफ। अब क्वेश्चन आता है यार कि हमें हर जगह जो है ना डेरिवेशन की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। हमें हर जगह ऐसा नहीं होता है कि हमें रिजल्ट जो है ना डिराइव करने पड़ते हैं। हमारे पास ये जैसे एक बहुत स्टैंडर्ड केस है, तो इसमें बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हम डायरेक्ट आंसर निकाल के फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो इसको डायरेक्टली हम लोग कैसे करें, ठीक है, हमें कंसेप्ट समझ में आया, बट हर जगह हम लोग पूरा थोड़ा कंसेप्ट अपना स्टार्ट करेंगे तब। तो हम इसको डायरेक्टली देखो कैसे करते हैं, डायरेक्टली समझने का तरीका समझते हो, ध्यान दीजिए सब लोग। हम यहां पर बात करते हैं, एक ट्रिक की बात करते हैं, रिड्यूस्ड मास ट्रिक की बात करते हैं। रिड्यूस्ड मास ट्रिक क्या है आपके पास, ये कहता है कि टू बॉडी ऑसिलेशन को सिंगल बॉडी ऑसिलेशन में कन्वर्ट कर देता है। जो हम लोग टू बॉडी ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं ना, इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिंगल बॉडी ऑसिलेशन। मतलब हम इन दो ब्लॉक की जगह हम इसको इज इक्विवेलेंट टू एक स्प्रिंग, और इसका मास आपके पास ये हमने म्यू लिखा हुआ है, और ये जो म्यू है ये इसका रिड्यूस्ड मास है। ध्यान रखना, इससे जो है ना एम्पलीट्यूड नहीं निकलेगा, सिर्फ आपके टाइम पीरियड याद करने का मेथड है। ये जो रिड्यूस्ड मास आया इसका फॉर्मूला है आपके पास 1/μ इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। ये आपके पास रिड्यूस्ड मास फॉर्मूला, ध्यान रखो। अब बताओ अगर ये आपके सिंगल ब्लॉक सिस्टम है तो हमें इसका टाइम पीरियड पता है, t इज इक्वल टू 2π√m/k होता है, तो यहाँ पर μ/k होता है। म्यू की वैल्यू अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, m1m2/m1 प्लस m2। ध्यान देना, पुट करो यार, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, दिस इज 2π√m1m2/k टाइम्स m1 प्लस m2। तो अगर डायरेक्टली कोई तुमसे टाइम पीरियड पूछ रहा है तो ये तुम्हारे पास स्टेट हो गई है। ये डायरेक्टली टाइम पीरियड कितना हो गया, देखो ये यही तो आया था 2π√m1m2/k, ये डायरेक्ट। तो ये ट्रिक आपके पास है, अगर कोई सिर्फ तुमसे इंटरेस्टेड है टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए, तो डायरेक्टली टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट किया और तुरंत उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया। पक्का, हमें हर बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है, और मुझे अननेसेसरी इसे याद करने की जरूरत नहीं है। आप याद मत करो फॉर्मूला, सीधे रिड्यूस मास ट्रिक से तुरंत डिराइव कर लो रिजल्ट। पक्का, नोट करिए। कुछ एक ट्रिक है बस, उसको एक कॉमन, क्योंकि ये ट्रिक कई जगह एप्लीकेबल है, बस सिर्फ यहाँ नहीं, हम कई जगह इसकी बात करते हैं, इसलिए बस इसको एज ए स्टैंडर्ड हम लोग याद। बेटा अलग अलग से तुम टाइम पीरियड निकाल नहीं पाओगे ना, अलग अलग हमने अलग ही अलग तो इक्वेशन बनाई। जो हमने इक्वेशन बनाई है वो अलग ही अलग तो, M1 ब्लॉक की अलग इक्वेशन बनाई थी, M2 की अलग इक्वेशन बनाई थी। तो उस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते ना, कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ रहा था, k x1 प्लस x2 इज इक्वल टू m1 a1। अब a1 में x1 है और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x1 प्लस x2 है, तो कैसे सॉल्व कर पाओगे इस इक्वेशन को, सॉल्व ही नहीं होगी ना इक्वेशन। अरे बेटा ट्रिक है, हम याद करा रहे हैं तुम्हें, ठीक है, ये ट्रिक है भाई, इसको डायरेक्टली आपको मगर ट्रिक में थोड़ी कुछ दिमाग लगाते हैं हम लोग भाई। ट्रिक का मतलब वो तो एक डायरेक्ट तरीका है, आपको डायरेक्टली अप्लाई कर देना क्वेश्चन में, हर जगह आपके पास वैलिड। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये कंसेप्ट आपको 12th में दो जगह मिलेगा।
एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, तो इसलिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सब लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दो। अब जब मैंने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, मैंने तो डायग्राम हटा दिया, बट आप लोगों ने, सभी लोगों ने फर्स्ट वाला डायग्राम नोट किया होगा ना, वहीं पे टाइम मेंशन कर लो। हमने अगर T0 इसे डिफाइन किया था, हमने T0 इसे डिफाइन किया था जब ये L0 माइनस X0 था। एक तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन थी, और मैंने इसको क्या असाइन किया था, ये T0 है हमारा, ठीक। अब बताओ इसके बाद ये ब्लॉक किस पे आए थे, मीन पोजीशन पे। आप लोग दोबारा मत बनाइए, बस वहां पे टाइम मेंशन कर लीजिएगा। जब ये मीन पोजीशन पे आएंगे, बताओ एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आने में कितना टाइम लगता है, अरे 1/4 लगता है ना। तो ये टाइम T10, बताओ यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, T/4 टाइम लगेगा। फिर ये मीन पोजीशन पे जाने के बाद कहां जाएंगे, अब एक्सट्रीम पोजीशन जहां पे दोबारा से रेस्ट पे आएंगे। और मैं यहाँ पे कहूंगा ये फिर से कितना जाएंगे, L0 प्लस X0 जाएंगे, और यहां पर मोमेंटरी रेस्ट पे आएंगे। और इसका टाइम पीरियड बताओ कितना हो जाएगा, और T/4 लगेगा, क्योंकि मीन से एक्सट्रीम जाने में। बताओ ये टाइम T3 बताओ कितना हो जाएगा, T/2। अब बताओ इससे दोबारा ये कहां पर आएंगे, मीन पोजीशन पे आएंगे। बताओ कितना और टाइम लगेगा एक्सट्रीम से मीन आने में, T/4। तो अब यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, T4। बताओ 3T/4 आ गया। इसके बाद फर्दर बताओ ये अपनी नेचुरल इनिशियल स्टेट में आ जाएंगे, जहां पर कितना कंप्रेशन था, X0 कंप्रेशन था, ये L0 माइनस X0, और फाइनली ये टाइम बताओ T5 कितना हो, ये एक टाइम पीरियड T होता है। अगर इसको हमने T0 असाइन किया है, तो जीरो से ये पहले मीन पोजीशन पे पहुंचेगा। तो एक्सट्रीम से मीन जाने में कितना टाइम लगता है, वो आपका T/4। तो ये टाइम कितना हो गया, T/4। फिर मीन पोजीशन से दोबारा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा, कितना, और T/4 कितना हो गया, T/2। फिर इसके बाद फिर से एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आएगा, कितना टाइम, फिर से T/4, तो ये 3T/4। और उसके बाद ये अपने फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, और T/4 और टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम बताओ कितना हो गया, T टाइम हो गया। ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। और यहां पर दोनों ब्लॉक एक साथ मीन पोजीशन पे होते, एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे होते, फिर दोबारा मीन पोजीशन पे आते, फिर अगेन जो है ना एक्सट्रीम पोजीशन जाते। मतलब दोनों ब्लॉक का मोशन एक जैसा है, बट दोनों ब्लॉक का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, अगर M1 और M2 डिफरेंट होंगे। क्लियर, कोई समस्या है इसमें। बट ये आपने डायग्राम तो बनाया ही था ना, बस वहां पे टाइम असाइन कर लीजिए अब सभी। अब देखो ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन जब आता है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जेई के पेपर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखता है। मैंने आपको टू बॉडी ऑसिलेशन कराया है, क्वेश्चन आपको टू बॉडी ऑसिलेशन का आएगा एग्जाम में, आप यही नहीं रिलेट कर पाओगे कि ये क्वेश्चन टू बॉडी ऑसिलेशन का है। मतलब मेन फाइट जो है ना, वो इस बात की होती है कि आप कंसेप्ट रिलेट नहीं कर पाते हो जो क्लास में कराया गया होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, मेन रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन का इस तरीके से होता है ना, कि आप रिलेट ही नहीं कर पाते। देखो अब इसी क्वेश्चन को मैं पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सभी लोग आंसर बताइए मुझे। बेटा बाकी लोग, जो लोग क्लास में है, पेज नंबर 7 पे आइए। तो सबसे पेज के सबसे लास्ट में आपके से एक एग्जाम्पल दिया है, जल्दी से अटेम्प्ट करिए।
बेटा आप लोग डायग्राम बना लीजिए जो लोग ऑनलाइन में है, क्योंकि क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे भी चला गया। आप डायग्राम बनाओ, फिर हम पेज चेंज कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन वालों ने डायग्राम बना लिया ना बेटा, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, आप ये करिए। पेज नंबर 7 पे। अच्छा, पेज 6 देख लो यार। मैं अब क्वेश्चन हटा रहा हूँ, क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अभी मैंने कराया है, देखिए मेरी तरफ ध्यान दीजिए। बताओ ये केस आपके, ये एक स्प्रिंग, इनको एक्स नॉट का इलोंगेशन किया इसमें हमने, ये स्मॉल एम है, और ये जो पूरी ट्रॉली है इसका मास आपके पास कितना दिया हुआ, कैपिटल है। सारे कॉन्टैक्ट सर्फेसेस स्मूथ है, और इसके बीच की सेपरेशन एल नॉट प्लस एक्स नॉट। मेरी तरफ ध्यान दीजिए। बताओ इन दोनों ब्लॉक के बीच में, बताओ जो फोर्स इंटरेक्शन है वो किसके कारण से, ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स ओनली, और कोई फोर्स है ही नहीं इनके बीच में। तो जब इन दोनों ब्लॉक के बीच में सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है यार, तो इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाओ ना। एक ब्लॉक को मानो कैपिटल एम, और दूसरे ब्लॉक को मान लो स्मॉल एम। बताओ ये यही तो डायग्राम हुआ। इक्विवेलेंट मोशन की बात बताओ, हमने पहले केस जो किया था, हमने उसमें इनिशियल स्टेट में हमने स्प्रिंग को कंप्रेस्ड स्टेट में माना था। यहां पर इनिशियल स्टेट में बताओ क्या है, वो इलोंगेटेड। तो बताओ इसका टाइम पीरियड अगर कोई पूछता तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई, वही रिड्यूस्ड मास से कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन। और अगर कोई इसका एम्पलीट्यूड पूछता है तो हमारी क्या इक्वेशन थी, m1 a1, या इसका मैं एम्पलीट्यूड मानता हूं a1, इसका मानता हूं a2, तो बताओ कितना आ जाएगा। हाँ बोलो, भाई याद करने की क्या जरूरत है, m1 a1 इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू a2, और a1 प्लस a2 इज इक्वल टू एक्स नॉट। पहले तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ना। बात सभी को क्लियर। तो इस तरीके क्वेश्चन में आपको उसी में कन्वर्ट। हाँ कार्तिक बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम हुई, माइक ऑन है तुम्हारा। सर वो कन्वर्ट कैसे किया था दूसरे डायग्राम में, ये पूछना था। बेटा मुझे तो इस ब्लॉक की बात करें, बताओ इस ब्लॉक पे फोर्सेस की बात करें तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बताओ इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, k इंटू एक्स नॉट लग रहा होगा, पक्का। Yes, अब बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, इस पे जो भी फोर्सेस है mg नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल में है, बताओ इस पे फोर्स लगने वाला फोर्स बताओ क्या होगा, इस पे भी k एक्स नॉट। तो अल्टीमेटली sir. दोनों पे सिर्फ के एक्स नॉट लग रहे हैं, तो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ये बना लो ना यार, जो ये मैंने बनाया है। Okay, sir. पक्का, तो करिए।
और किसी को क्लास में कोई प्रॉब्लम इसमें? कन्वर्जन क्लियर सभी को? अब देखिए ध्यान दिए, अभी एक कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ऐसे ही मैंने इसको इंपॉर्टेंट नहीं रखा है। अब देखो इसमें दूसरा भी एक क्वेश्चन आता है, अरे बेटा फ्रिक्शन होता तो एसएचएम ही नहीं होता यार, फ्रिक्शन होता तो एसएचएम क्यों होता, फिर क्यों कन्वर्ट करते हम लोग? अब भाई हमारे पास क्या हमने बताया, एसएचएम की फर्स्ट क्लास, हमारे पास सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होने चाहिए क्योंकि एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। जब एनर्जी कंजर्व ही नहीं होगी तो एसएचएम होगा ही नहीं है। वो सिंपल जो है ना आपका फोर्स कंसेप्ट का फ्रिक्शन का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अभी हमारे पास इस केस की अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर केस पे, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने जो भी फर्स्ट केस लिया ना, हमने वहां पर सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखा था, ऑसिलेशन इस तरीके से हो रहे थे। अब इसका देखो सेकेंड टाइप, एक इसमें टाइप 2 भी आता है। सभी लोग मेरी तरफ ध्यान, इसी में केस 2 है आपके पास। क्या है हमारे पास, ये M2 ब्लॉक थे बेटा, आप नोट करना बंद करिए आप लोग, M2, और ये ब्लॉक अपनी नेचुरल लेंथ पे था और हमने यहां पर इसको एक स्पीड दे दी V0। अब ये केस दिया, हमने क्या दिया, इसको एक स्पीड दे दी V0 स्पीड दे दी, और हमसे पूछा गया आपको ये मोशन को डिस्कस करना है। देखो हमेशा ध्यान रखो, मीन पोजीशन वो होती है जहां पर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जहां पर स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहां पर ये मीन पोजीशन है, और एक तरीके से अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो इस मीन पोजीशन के लिए टाइम पीरियड बताओ इसका कितना हो गया, ये हमने टी इनिशियली T0 दिया। देखो है अभी भी ये टू बॉडी ऑसिलेशन का ही केस। अगर ये टू बॉडी ऑसिलेशन का केस है भाई, अगर सेंटर ऑफ मास पे आप बैठ जाओगे तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये टू बॉडी ऑसिलेशन है, टाइम पीरियड अभी भी इसका वही आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 m2 अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2। बट अब यहां पर स्टेट होगी कैसे ये समझना होगा। अब देखो अगर मैं इस केस की बात करूं, आपको पता है जब स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होता है तब क्या कंडीशन बताई थी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है, दोनों ब्लॉक v कॉमन से मूव करते हैं, ये सभी को याद है ना, मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन की यही कंडीशन थी। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये आपके पास m2 हुआ, अगर मैं यहां पे बात करूं ये आपके पास ये m1 हुआ। अब बताओ यहां पर ये आपके पास आएगा L0 प्लस जो भी डेल्टा L मैक्स होगा, ये मैक्सिमम इलोंगेशन। और ये मैक्सिमम इलोंगेशन जब आएगा बताओ क्या होगी स्पीड, दोनों की v कॉमन, v कॉमन और यहां पर v कॉमन। हम कहते हैं ये हमारे पास जो है ना कौन सी स्टेट हो गई, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। और अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन है, बताओ यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा बेटा, ये टाइम हुआ होगा मीन से एक्सट्रीम जाने में T/4 का टाइम लगा, ये T/4। ठीक, अब बताओ ये एक्सट्रीम पोजीशन, अच्छा कोई पूछे ये निकालना है हमें, अरे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बताओ कैलकुलेट हो जाएगा, दो इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं बात करता हूं इसके बाद क्या होगा, फिर से ये दोनों ब्लॉक जो है ना अपनी मीन पोजीशन पे आएंगे। अगर मैं बात करूं ये m2 ये m1, और अगर इसकी बात करूं तो ये आपके पास L0। अब बताओ ये एक तरीके, ये अब किसी जो है ना V1 से मूव करेगा, ये किसी V2 से मूव करेगा, ये इसकी कौन सी पोजीशन हो गई, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। और अगर ये इसकी मीन पोजीशन है तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T/4 और T/2। अगर कोई पूछता है कि V1 V2 कैलकुलेट करो
बताओ, एक इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैलकुलेट। फिर से बताओ आपके नेक्स्ट क्या आएगा। अब फिर से ये एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे। ठीक, तो यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन में अब क्या होगा, कंप्रेशन होगा। और सिमेट्री से अगर मैं बात करूं, यहां पर फिर से वही सेम वी कॉमन होगा, क्योंकि आपको पता है जब कंप्रेशन होगा तो अगर यहां पर डेल्टा एल मैक्स था तो यहां पर भी सेम डेल्टा एल मैक्स होगा, एल नॉट माइनस डेल्टा एल मैक्स। ठीक, ध्यान देना बेटा, हमने इस ब्लॉक को पहले स्पीड दी है तो इसलिए पहले इलोंगेशन हुआ। अगर मैं इनिशियल स्पीड इसको देता तो बताओ पहले क्या होता, कंप्रेशन होता आपके पास। ठीक है ना, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद बताओ क्या होगा, फिर से ये मीन पोजीशन पे जाएगा। अच्छा, यहां तक टाइम कितना हो चुका होगा, T/4 और ऐड होगा तो ये T2 हो जाएगा आपका, T3 हो जाएगा 3T/4। अब बताओ फिर से ये मीन पोजीशन पे होगा, मतलब सिस्टम बताओ अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आएगा। अगर सिस्टम ओरिजिनल स्टेट पे आएगा तो बताओ यहां पर ये M1, ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा और ये किससे मूव कर रहा होगा, V0 से। एक पूरा मोशन कंप्लीट हुआ, दैट इज T। अब बताओ यही बार बार रिपीट हो रहा होगा, बस सिर्फ डिफरेंस इसमें यह है कि इस बार सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं है बल्कि सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, मीन पोजीशन मतलब जहां पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब जहां पर स्प्रिंग में मैक्सिमम डिफरेंस। बात सभी को क्लियर, पक्का सहमत सभी लोग? पहले डायग्राम बनाइए बेटा सभी लोग। अरे बट शौर्य, शौर्य गुप्ता, बेटा ध्यान दो, इस केस में ट्रॉली भी एसएचएम परफॉर्म करेगी भाई। ट्रॉली क्यों नहीं मूव करेगी, ट्रॉली को के मोशन को अपोज करने वाला फोर्स कौन सा है। तो अगर मैं लास्ट केस की बात करूं तो वहां पे ट्रॉली प्लस ब्लॉक दोनों एसएचएम परफॉर्म करेंगे। क्या उसमें लिखा था, जितने भी कॉन्टैक्ट सर्फेसेज है वो सभी कॉन्टैक्ट सर्फेसेज आपके पास क्या है, वो रेस्ट पे मतलब स्मूथ है। अगर सभी कॉन्टैक्ट सर्फेसेज स्मूथ है तो ट्रॉली प्लस ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। बेटा इनिशियली बताओ M2 क्या था, रेस्ट पे था। हमने सिर्फ स्पीड किसको प्रोवाइड की थी, सिर्फ M1 को V0 दिया था ना। तो एक टाइम पीरियड के बाद बताओ मोशन तो रिपीट करता है ना, एसएचएम का मतलब क्या हुआ, ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक। तो मोशन रिपीट करेगा तो बताओ ये दोबारा रेस्ट पे आएगा और ये सेम स्पीड V0 से मूव करेगा। नोट कर लिया सभी ने?
क्या ये M2 रेस्ट पे इसलिए कि अगर ये SHM है तो आपको पता है SHM एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो अगर मोशन को रिपीट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये V0 से मूव करेगा, ये रेस्ट पे ही आएगा यार। अब सभी लोग बेटा ध्यान दीजिए, नहीं तब ध्यान। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन समझिए, नोट कर लिया ना सभी लोगों ने? अब नोट करना बंद करिए। देखो आपको अगर ध्यान हो, जब मैं आपको जो एप्लीकेशन मतलब SHM में अपना कोई कंसेप्ट नहीं है, पूरी फिजिक्स से रिलेटेड रहता है। अब अगर मैं यहाँ पर SHM की बात करूं तो आपको याद है मैंने कोलिजन जब आपको पढ़ाया था तो कोलिजन में एक बात बताई थी इन जनरल कि कोलिजन के लिए जरूरी ये नहीं कि दो बॉडीज जो है ना आपस में उनका कॉन्टैक्ट को। स्टेट ऑफ कोलिजन को डिफाइन करने के लिए मैंने बताया था अगर ब्लॉक्स V कॉमन से मूव करते हैं तो बताओ वो क्या होती है, स्टेट ऑफ कोलिजन होती है। अब अगर इस केस की बात करें, अगर मैं कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अगर ये हमारे पास देखा जाए तो ये जस्ट बिफोर कोलिजन होता है, क्योंकि यहां पर देखो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है, यहां पर डिफॉर्मेशन हुआ है, स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन है और V कॉमन से मूव कर रहे हैं। बताओ इस स्टेट को क्या नाम देंगे? स्टेट ऑफ कोलिजन। और बताओ यहां पर ये स्प्रिंग दोबारा नेचुरल लेंथ पे आ गई, मतलब सारी एनर्जी रिकवर हो गई, तो बताओ ये कौन सा केस हो गया? ये आपके जस्ट आफ्टर कोलिजन। अच्छा यहां पर स्प्रिंग फोर्स है तो बताओ स्प्रिंग में कोई भी एनर्जी लॉस होगी नहीं, तो बताओ ये कौन सा कोलिजन हुआ? टाइप ऑफ कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मतलब इस केस की बात करें तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि यहां पर लॉस नहीं हो रहा है। अब फिर से एक रिजल्ट याद करो आप लोग, मैंने आपको एक रिजल्ट याद कराया था कि अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक और हेड ऑन हो और मासेस भी इक्वल हो तो बताओ जस्ट आफ्टर कोलिजन बताओ वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। याद है सभी को? पक्का ना? अब यही क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब अगर मेरे पास सिचुएशन ये दी, बेटा आपको अलग से बनाना, मैं तो इसी में कर लूंगा। मेरे पास अब मासेस सेम है, आप लोग बेटा एक रफ स्केच जो है ना अलग से बनाओगे। अब क्या है, दोनों के मासेस इक्वल दिए, ठीक। यहां पर स्पीड क्या दी गई? V0। और ये बताओ अब इस केस की बात करें तो बताओ ये मीन पोजीशन होगी, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी, टाइम T/4 होगा। जब हम मीन पोजीशन पे आएंगे मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन तो बताओ वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। बताओ इस केस में क्या हो जाएगा? अब इस केस में बताओ ये वाला रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर V1 0 हो जाएगा और ये वाला बताओ क्या हो जाएगा? बताओ इसकी स्पीड V2 बताओ किसके बराबर हो जाएगी? V0 के बराबर। ठीक, अब इसके बाद फिर ये आएगा और फिर इसके बाद तो ये रेस्ट पे आना और ये तो V0 आना ही। तो बस ये ध्यान रखना, अगर मासेस इक्वल है तो ध्यान रखना ये तुम्हारे पास जस्ट बिफोर है, ये तुम्हारे पास स्टेट ऑफ कोलिजन है, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है। तो अगर मासेस इक्वल है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये रेस्ट पे आएगा और ये आपका V0 से मूव करने लगेगा। ये एक स्टैंडर्ड केस, इसको नोट कर लीजिए बेटा। मतलब ये उसी के एप्लीकेशंस हैं यहाँ।
मोमेंटम से निकाल वो भी। अभी v कॉमन कितना होगा से देख, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू m प्लस m इंटू वी कॉमन, तो v कॉमन भी निकल आएगा, v नॉट बाई 2 हो जाएगा। टेस्ट में ये नोट कर लो यार, ये जो वेलोसिटी इंटरचेंज जाती है एक बार वहां पे नोट कर लीजिए, तो हमेशा आपको याद है। लिखिए, फॉर परफेक्टली इलास्टिक एंड हेड ऑन कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक एंड हेड ऑन कोलिजन, comma, velocities get interchanged, velocities get interchanged just after collision, velocities get interchanged just after collision। मैंने इक्वल नहीं, क्या मैंने लिखा है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक एंड हेड ऑन कोलिजन, हाँ इफ, अच्छा एक स्टेटमेंट छोड़, इफ मासेस ऑफ, एक स्टेटमेंट वहां पे स्किप हो गया, इफ मासेस ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, if masses of colliding bodies are same, then velocities get interchanged just after collision। पहले तो सभी को कंसेप्ट क्लियर है, मेरी बात से सभी लोग सहमत हो पूरी तरह, पक्का। अब देखो इस पे फिर से मैंने कहा, जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो क्वेश्चन बड़ा स्टाइलिश तरीके से पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं कभी पूछा जाता। अब देखो जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, सभी लोग सही आंसर करिएगा, सभी लोग डीपीपी पे आ जाइए, क्लास में जितने लोग हैं सब डीपीपी पे आइए। डीपीपी में पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 38 39, डीपीपी 1 में पेज नंबर 14 38, आप देख लेना 13 14 होगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 38 39 मिल गया ना। कंसेप्ट अगर आपको चमक जाएगा ना, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा।
दोनों के मासेस सेम दिए गए। हाँ, क्वेश्चन रीड कर लिया, क्वेश्चन हटा रहा हूं। दोनों के आंसर्स क्लियर? 38 39। देखो बेटा मेरी तरफ सभी लोग ध्यान दो। बताओ दोनों के अगर मासेस इक्वल है तो डायरेक्टली टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई 2 इंटू 2, के की वैल्यू गिवन है पाई स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2, तो ये कैंसिल आउट हुए पाई स्क्वायर। इससे बताओ टाइम कितना आ गया आपके पास? 2 सेकेंड। सब लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दो। अब बताओ यहां पे बात करें, अब बताओ ये ब्लॉक इससे टकरा रहा है, तो ये एक तरीके से जस्ट बिफोर कोलिजन वाली स्टेट हुई t0। अब बताओ क्या होगा अगर ये ब्लॉक टकरा रहा है, तो अगर रियर वाले ब्लॉक के पास स्पीड है तो पहले इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन? पहले कंप्रेशन हुआ। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? ये 2 kg, ये यहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा 2 kg। ये सिस्टम किसी v कॉमन से मूव करेगा, और बताओ ये v कॉमन हुआ, और हम कहेंगे इनके बीच का सेपरेशन L0 माइनस डेल्टा L मैक्स। पक्का? अब बताओ इसके बाद क्या होगा? अब ये मीन पोजीशन पे आएंगे। अब बताओ जब ये मीन पोजीशन पे आ रहे होंगे तो बताओ ये मासेस इक्वल हैं, परफेक्टली इलास्टिक और हेड ऑन कोलिजन वाला कंसेप्ट है यहाँ पर। तो बताओ वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी। अब बताओ ये v1 किससे मूव करेगा? 10 मीटर पर। अब बताओ v2 क्या हो जाएगा? ये आपके रेस्ट पे आ जाएगा। अब बताओ v2 अगर 0 हो गया सॉरी बेटा, तो मुझे ये बताओ अब ये स्प्रिंग इससे अटैच तो है ही नहीं ना। अब बताओ ये रेस्ट पे आ गया, तो अब ये स्प्रिंग जब इसे पुल करेगी तो क्या पुल कर सकती? नहीं पुल कर सकती, क्योंकि उससे अटैच तो है नहीं। तो बताओ ये v2 रेस्ट आ जाएगा, मतलब ये एक तरीके से क्या परमानेंटली रेस्ट पे आ जाएगा। और ये बताओ 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगेगा। अब बताओ टाइम पीरियड की बात करें तो बताओ ये t0 था, मीन पोजीशन तक जाने में t/4 लगेगा, मतलब कितना टाइम? 0.5 सेकेंड। और बताओ यहाँ पर t/2 होगा, बताओ t/2 की वैल्यू बताओ क्या होगी? 1 सेकेंड। बताओ ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में कब तक रहेंगे? 1 सेकेंड। उसके बाद क्या होगा? ये अपना बिंदास 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करता रहेगा और दूसरा वाला ब्लॉक परमानेंटली रेस्ट पे रहेगा। पहले तो कंसेप्ट सभी को समझ में है। एक ही क्वेश्चन है जहां से मैंने आज क्लास स्टार्ट की, बट ये सब उसी के एप्लीकेशन आपके पास है। और इसके रिमेनिंग जो 2 एप्लीकेशन है वो हम इलेक्ट्रो और मॉडर्न फिजिक्स में बात करेंगे। बात सभी को क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? कितने लोगों का सही था मेरे से पहले क्लास में? ऑनलाइन में भाई कितने लोगों का सही था? चलो जिन लोगों का नहीं सही था नोट कर लीजिए क्विकली। टू ब्लॉक सिस्टम में टोटल ये 2 केसेस ही हैं आपके पास। एक में सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा, उस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में एसएचएम होगा, और एक केस में जो है ना ये सिस्टम आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। दोनों के लिए टाइम पीरियड क्या होंगे? वो सेम होंगे आपके पास। ठीक है ना?